हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खेवेंद्र और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस सेशन में, जो कि है आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल के ऊपर। सो ऑल ऑफ यू, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन ऑफ अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल, एंड आई होप दैट you all are very happy that recently what happened in this Unacademy platform, all those students who are part of the SSC section, जितने भी SSC सेक्शन के स्टूडेंट्स थे वो सभी लोग ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कहाँ पर? जी हाँ, जो नया सेक्शन बना है SSC जेई स्टेट एई के जो सेक्शन बना है उसमें ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पे रहेंगे, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो जल्दी सी सभी लोग यार इस सेशन के लिंक को शेयर कर दो। सबसे पहले तो ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर द सेशन लिंक एज मच एज पॉसिबल सो दैट द अदर स्टूडेंट्स कैन आल्सो जॉइन द सेशन। एंड मैं देख लेता हूँ कितने स्टूडेंट्स लाइव है हमारे पास, दैट इज गुड। एंड जल्दी जल्दी से सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुँच पाए और एक ज़बरदस्त माहौल यहाँ पे क्रिएट कर पाए। ओके, सो I'll start my session with just introducing myself fastly. Okay, देख लेते हैं जल्दी सी। शेयर कर दो एक बार यार, ऑल ऑफ यू। यस, चल बहुत अच्छा। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन एंड धीरे धीरे करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। एंड द बेसिक मोटिव यहाँ पर क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस ऑफ अराउंड 30 क्वेश्चंस वी विल डू। टोटल 30 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे एक एक करके एंड जल्दी जल्दी से सारी चीजें कवर आउट करेंगे। ओके, टोटल 30 क्वेश्चंस आर देयर एंड उन सभी के सभी 30 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो दिस इज माय नेम, खेमेंद्र इज माय नेम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। दिस इज माय एक्सपीरियंस, दिस इज माय क्वालिफिकेशन, दिस इज माय जॉब। एंड ये नीचे देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने टीच किए हैं इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग लेवल पे। जैसे कि बात करें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने डील किए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग वे में, अलग अलग लेवल पे। और जाकर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी डील कर चुका हूँ और प्रेजेंटली भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रनिंग में हैं। ये बताऊंगा सारी डिटेल कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स रनिंग में चल रहे हैं अभी, तो जिससे आपको सारा का सारा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सो ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। माय नेम इज खेमेंद्र एंड अब ये खैर पुरानी इमेज है तो 2 मिलियन वॉच मिनट्स अब ज़्यादा बढ़ चुके हैं एंड सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी है, डेडिकेशंस और ये सारी चीज़ें मिलाकर देखें तो। एंड इम्पॉर्टेंटली क्या है, अब यहाँ पर एक नया सेक्शन लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन। इस सेक्शन में आपको लगभग अगर आप जॉब सीकर्स हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि यार आप किसी भी एग्जाम को जब टारगेट करते हो तो उसको एग्जाम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन दैट इज नॉट इनफ for cracking other examinations like state AE examination and SSC JE examination. Okay, so for every exam there is a different approach which you should follow, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने अनअकैडमी ने ये प्लेटफॉर्म पे एक ज़बरदस्त चीज़ लॉन्च करी है, SSC JE and state AE examination. So if you are preparing for GATE examination and side by side you wanted to prepare for this state AE also, then you can join this सेक्शन एंड इंडिविजुअली भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसको ज्वाइन करने के बाद फायदे क्या क्या मिल जाएंगे, वो ये फायदे हैं। यू कैन अटेंड द अनलिमिटेड लाइव क्लासेस बाय द बेस्ट एजुकेटर्स। ओके, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन का मैं बता दूं कि आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि आपको अगर सपोज करो कोई भी डाउट बीच में आ गया आपको पढ़ाई के बीच में, तो आप बिटवीन द 3 क्लासेस के बाद आप पूछ लीजिए। ओके, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, तो जैसे मेरा कोर्स है जो अभी बन चुका है वो ऑल्दो अक्टूबर तक का फिनिश्ड है, तो वो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आर अवेलेबल। ओके, उसमें कोई भी चेंज होता है तो वो 24 घंटे पहले ही चेंज होगा, उससे पहले चेंज भी नहीं होता वो। ठीक है ना, कंप्लीट प्रिपरेशन बाय द एजुकेटर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। क्विज़ेस का पार्ट बन सकते हैं, इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग लाइव क्लासेस होती है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाती है। करना क्या होगा इसके लिए,
अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, अपना फोन नंबर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जामिनेशन का सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जामिनेशन का सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे कितने महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। ये सेलेक्ट करने के बाद कोड यूज करेंगे कौन सा, KHEM09 इज माई कोड, दिस इज माई कोड, जिसकी हेल्प से आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप की क्लासेस को देख पाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस चल रही है, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स अभी रनिंग है, ये जल्दी सी बता देते हैं। तो मेरी क्लास अभी चल रही है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इसी प्लस सब्सक्रिप्शन पे ही। तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर इसको देख सकते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 25 से शुरू हुई थी और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट वहाँ भी जा रहा है। तो एक बार बस आकर देखिएगा किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और इसी मंथ मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड कराया है, ये स्पेशल क्लास पे प्रोवाइड कराया है, डिजिटल स्पेशल क्लास पे प्रोवाइड कराया है मैंने, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं स्पेशल क्लास पे मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, उसके अलावा अगर मैं प्लस की बात करूँ तो फिर वहाँ पे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स अभी रनिंग में है। नेटवर्क थ्योरी इज ऑल्सो रनिंग देयर, नेटवर्क इज ऑल्सो रनिंग देयर बाय अजय गुप्ता सर। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो रनिंग देयर बाय पवन सर। सो ये प्लस के कोर्सेज है जो कि अभी रनिंग है। यहाँ पर एनालॉग का कोर्स मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, जाकर देखिए आप, आपको कंटेंट इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्लियर करने की क्षमता रख पाएंगे। ओके, चल तो आगे चलते हैं। ये बैचेस तो ऑलरेडी बने हुए ही हैं, तो इनका पार्ट भी आप बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, एंड धीरे धीरे आई विल सी द चैट सेक्शन and after that I will give you the proper answer. Okay, what would happen if the transformer is connected to a DC supply? अगर मैंने ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई में कनेक्ट कर दिया है तो फिर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो एक बार एक वाइंडिंग को एक बार सोच के देखो, ठीक है। वाइंडिंग को अगर आप सोच के देखोगे तो उसके अंदर क्या है, बेसिकली एक तो इंडक्टर ही है, इंडक्टर को वाउंड किया गया है ना। तो दो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी इज ए इंडक्टर, सेकेंडरी इज ए इंडक्टर। तो यहाँ पर एक बात बताओ जरा, एक बार सोच के देखो कि इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना होता है, XL होता है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, ठीक है, इतना ही होता है, इज इक्वल टू 2πFL। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर, डेफिनेटली 100% यही होता है सर। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे क्या डीसी सप्लाई के लिए, फॉर डीसी सप्लाई, फॉर डीसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर कितना, जीरो। अगर फॉर डीसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर जीरो हो गया तो एक्सएल बराबर 2π0 मल्टीप्लाइड बाय एल, इसका मतलब एक्सएल बराबर जीरो हो गया ना। इसका मतलब एक्सएल बराबर जीरो, इसका मतलब कि यार रेजिस्टेंस मतलब जो भी रेजिस्टिव कंपोनेंट है मेरे पास, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये करंट को रोकने के लिए। तो करंट को रोकने के लिए कोई भी ओम वहां पर नहीं है, करंट को रोकने के लिए कोई भी ओम वहां पर नहीं है। इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, एक तरीके से शॉर्ट हो जाएगा, तो करंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। करंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वहां पे लॉस होने लग जाएंगे वाइंडिंग में। कौन से लॉसेस, I2R लॉसेस, लॉसेस होने लग जाएंगे वाइंडिंग में। और वाइंडिंग में लॉसेस होने की वजह से वाइंडिंग में क्या हो जाएंगे, लॉसेस होने लग जाएंगे। जब वाइंडिंग में इतने लॉसेस होने लग जाएंगे तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका,
it will damage the transformer. बताइए क्लियर है all of you in the chat section, yes or no? जी हाँ सर, आया सर समझ में, सर आया ना, बिल्कुल, गुड. So we'll move forward for the next question. Okay, clear है. So next question, and an auto transformer can be used as, जल्दी से आंसर दीजिए, आसान है. An auto transformer can be used as step up, step down, both step up, step down, या फिर none of the above. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? Both step up and step down. So this is the difference between the auto transformer and the potential divider. Okay. So इसकी क्लासिफिकेशन अलग से और दी जाती है कि what is the difference between auto transformer and potential divider. Potential divider is a device which can only step down the voltage. It does not has the capability to step up the voltage because potential divider के अंदर हम resistance यूज करते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट है, पावर स्टोरेज की पॉसिबिलिटी उसमें नहीं होती, ठीक है ना. वेयर एज ट्रांसफार्मर में हम इंडक्टिव कॉइल यूज करते हैं, कॉइल यूज कर रहे हैं जो कि इंडक्टिव कॉइल है, तो उसके अंदर पावर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है. जब पावर स्टोरेज की कैपेसिटी आ जाएगी तो फिर वो स्टेप अप करने की क्षमता रखता है. क्या करने की क्षमता रखता है? स्टेप अप करने की क्षमता रखता है. स्टेप डाउन तो इजीली कर ही देता है, ठीक है, लेकिन स्टेप अप करने के लिए आपके डिवाइस के अंदर पावर को स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए, पावर को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. तो इसीलिए हमने बोला कि ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों प्रोसेस हो सकती है, स्टेप अप भी हो सकता है और स्टेप डाउन भी हो सकता है. वेयर एज अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिवाइडर की, तो फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेप डाउन ही होगा. क्लियर है ऑल ऑफ यू? अरे आया ना, चलो गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके. In an auto transformer, the primary and secondary are coupled. अब इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली का मतलब बताता हूँ. इलेक्ट्रिकली कपल्ड मतलब देयर इज अ फिजिकल कनेक्शन. अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकली कपल्ड, तो देयर इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अगर मैग्नेटिकली की बात करी गई तो देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इतना तो समझ में आ गया सर. इलेक्ट्रिकली मतलब फिजिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. मैग्नेटिकली मतलब देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अच्छा, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में फिजिकल कनेक्शन होता है. अब आगे आगे समझो. मैग्नेटिकली मतलब फिजिकल कनेक्शन तो है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिकली आपका करंट फ्लो करा रहा है, ठीक है. तो इन माय ऑटो ट्रांसफार्मर माय करंट फ्लो इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली, ठीक है. ऑल्दो मैग्नेटिकली में जो फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिजिकल कनेक्शन होने के बाद भी ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिकली पावर इंड्यूस्ड हो रही है, ठीक है. सो बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑटो ट्रांसफार्मर केस. अब इसमें जो पावर को हम डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं, कंडक्टिवली इंड्यूस्ड पावर और इंडक्टिवली इंड्यूस्ड पावर. अब जो कंडक्टिवली पावर है वो पावर है जो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से है, जो कि डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से है. ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये सपोज करिए मेरे पास ऑटो एक वाइंडिंग है प्राइमरी की,
सेकेंडरी मैंने यहाँ से ले। अब ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, ये V1 है, ये V2 है, ये एक तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन ही तो है, ठीक है। डायरेक्टली वायर लगाया गया है, लाइक ए सेंटर टैप रेक्टिफायर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की तरह, ठीक है ना। अब मैग्नेटिकली कैसे है कि भाई जो मेरा फ्लक्स यहाँ पे जा रहा है, वो फ्लक्स इस वाली वाइंडिंग को भी कट करेगा, ये जो दूसरी वाली वाइंडिंग है इसको भी कट करेगा मेरा फ्लक्स, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सही बात है, वेरी गुड। So both magnetically as well as electrically is the correct answer here. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। The cruciform shape is used in the transformer core. Why? अब ये cruciform क्या है? देखो, cruciform shape का मतलब होता है stepped core। स्टेप्ड कोर जो होती है इसको कहा जाता है क्रूसीफॉर्म शेप। और बिल्कुल सही तरीके से देखा जाए तो टू स्टेप कोर। सर कोर कैसी होती है? देखो कोर का स्ट्रक्चर ना इस तरीके से होता है। ये कोर का साइड व्यू है, ठीक है। एक कोर आपकी बनती है, साइड से वो ऐसी दिखती है, ठीक है। अब हमने क्या डिजाइन करने की सोची कि ये उतना बेस्ट होगा, उतना बेस्ट होगा कि अगर ये सर्कुलर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये सर्कुलर हुआ तो आपकी कॉपर भी लेस बनेगा, ठीक है ना। कोर का रिलक्टेंस भी कम होगा और आपका कोर लॉस भी कम होगा। इसलिए हमने क्या किया कि सर्कुलर बनाने की सोची। अब सर्कुलर एग्जैक्टली बना पाना तो मुश्किल होता है, क्योंकि सर्कुलर बनाने के लिए आपको अलग अलग जो स्ट्रिप्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। देखो ये स्ट्रिप्स इस तरीके से बनानी है, ये स्ट्रिप्स लगानी होती है, लेमिनेशंस। तो ये लेमिनेशंस क्या अलग अलग की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको सर्कुलर कोर बनाना है तो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि आप किसी मैन्युफैक्चरर को बोलोगे कि यार मेरे को सर्कुलर कोर बनाने के लिए स्ट्रिप्स दे दो, तो वो हर एक स्ट्रिप को अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा उसको। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो हमने क्या इसका उपाय निकाला कि इसको बोला गया कि टू स्टेप कोर मतलब स्टेप कोड मतलब हमने डिफाइन करने की सोची। हमने क्या बोला, एक कोर स्ट्रिप ऐसी लगा दी, एक कोर की स्ट्रिप ऐसी लगा दी। अब इसमें कितनी स्ट्रिप्स लगी है? एक डिजाइन की स्ट्रिप लगी है ये, सेम डिजाइन की स्ट्रिप लगी है ये, और एक डिजाइन की स्ट्रिप लगी है ये। तो दो डिजाइन की स्ट्रिप से ये मेरी एक कोर बन गई, ये होती है स्टेप्ड कोर कहा जाता है इसको, ठीक है ना। यस। अच्छा, इसको और अगर मैं डिटेल में जाना चाहूँ तो मैं और क्या कह सकता हूँ? ये आपका और बेहतर आपका अरेंजमेंट बन गया है। इसे कहा गया टू स्टेप कोर। देखो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, टू स्टेप कोर। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बनी स्ट्रिप्स की? ये देखो एक स्ट्रिप तो बनी ये मेरी, दूसरी स्ट्रिप मेरी बनी ये, और तीसरी स्ट्रिप मेरी बनी ये। तो तीन स्ट्रिप से हमने ये टू स्टेप कोर डिफाइन कर दी है। अब इससे फायदे क्या क्या हुए ये सोचो। देखो कोर लॉसेस आपके रिड्यूस होंगे, डेफिनेटली कोर लॉसेस आपके रिड्यूस होंगे, क्योंकि आपका कोर का एरिया कम हो गया है, ठीक है। अगर ये इसको और इसको कंपेयर करोगे तो कोर का एरिया आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो कोर एरिया इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, कोर का रिलक्टेंस। अब कोर एरिया आपका रिड्यूस हो गया है तो ओवरऑल कोर रिलक्टेंस भी आपका रिड्यूस ही होगा, कोर का रिलक्टेंस भी
रिड्यूस ही होगा। कॉपर वाइंडिंग, अब देखो यहाँ पर सपोज करो आपको कॉपर की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको कॉपर की रिक्वायरमेंट केस 2 में कम पड़ेगी, ठीक है। तो जितना सर्कुलर होगा उतना ज्यादा कॉपर की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। इसका मतलब अगर स्टेप्ड कोर होगा तो फिर कॉपर की रिक्वायरमेंट आपको कम से कम होगी, ठीक है। उस केस के लिए अब आपने क्या बोला कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया ऑल ऑफ यू इन द चैट सेक्शन? दिस इज वेरी नाइस कॉन्सेप्ट एंड इसको अगर समझ लिया आपने तो बहुत ही अच्छे तरीके से यू कैन लर्न। ओके, गुड। नेक्स्ट, which of the following test is performed to determine the leakage reactances? Which of the following test is used to determine the leakage reactances? Correct answer will be short circuit test is the correct answer दोस्तों। लीकेज रिएक्टेंस, क्लियर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट सही सही आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, the stones are provided in the substation. Why the stones are provided? It is again a very easy one. In the substation you have observed the stones which are there, the ground, okay. So why they have provided there? To provide the proper insulation, I believe this is correct. To provide the proper insulation, this is correct. To avoid the fire accident during the leakage of transformer oil, this is again correct. To avoid the growing of plant and weeds, this is also correct. So all of the above will be the correct answer here. Yes, very good. So the easy one है, आसान है, तो इसलिए जल्दी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड is switched on to a source of voltage, okay. It will draw a current which is several times of the steady state magnetizing current depending on the initial state of residual flux in the transformer core, which is several times of the steady state magnetizing current depending on the initial rate of residual flux. सेम ही है, तो सेम ही आंसर है। ए और बी तो सेम ही लग रहा है ना। which is same as the steady state magnetizing current, which is twice as the steady state magnetizing current provided that the core has no residual flux. तो correct answer in this question will be A और B तो सेम ही हो गए, तो करेक्ट आंसर नहीं होंगे वो। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है D is correct है, which is twice as the steady state magnetizing current provided the core has no residual flux. Provided that the core has no residual flux. D is correct है, D करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, very easy. During the short circuit test, the power input of transformer comprises what? When we are performing the short circuit test, the power input to a transformer will have what thing? Core losses, copper losses, hysteresis losses या फिर eddy current losses? Correct answer will be copper losses. So there are two type of losses basically which are there in this his transformer. One is core loss and one is copper loss. Core losses are the constant losses
you can say. Now these constant losses are classified into two other losses. One is the hysteresis losses and second one is the eddy current losses. Hysteresis losses can be reduced by using the silicon steel or CRGO steel. Silicon steel को use करने से ये reduce हो जाता है. Eddy current losses are reduced by using the laminations, because the laminations will obstruct the flow of this eddy current. Okay, the small strips जो होती है वहाँ पे उसको laminated किया जाता है, तो वो जो strips होती है, laminations होती है, वो इस eddy current के flow को रोक देती है. ठीक है ना. तो एडी करंट लॉसेस को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है. नाउ देयर आर अदर लॉसेस व्हिच आर कॉपर लॉस. कॉपर लॉस आर वेरिएबल लॉसेस. अब वेरिएबल लॉस का मतलब क्या है भैया? जो लॉस मेरा लोड के साथ में चेंज होता रहे. अब सपोज करो मेरे पास कोई लोड कनेक्टेड है. लोड मतलब सपोज करो मैं एक ट्रांसफार्मर हूँ और मैं किसी जगह पे अपना बिजली दे रहा हूँ. ठीक है ना, कहीं पर भी. ठीक है, मैं जयपुर में हूँ और जयपुर में मैं एक जगह पे अपनी बिजली दे रहा हूँ. तो अगर सपोज करो लोड चेंज हो रहा है, जैसे लोड चेंज मतलब दिन में लाइट ज्यादा लग रही है, रात में लाइट कम लग रही है, तो इसको कहते हैं लोड का चेंज होना. जब लोड चेंज होता है तो मेरे अंदर के लॉसेस जो है वो भी चेंज होते हैं. ठीक है, माय लॉसेस डिपेंडिंग ऑन द लोड. ओके, तो इट मींस माय लॉसेस आर वेरिएबल. ओके, जब मेरे पास वेरिएबल लॉसेस है तो वो किस पे डिपेंड करेंगे? करंट पे डिपेंड करेंगे, और वो क्या होते हैं? आई स्क्वायर आर. So if I need to calculate this I square R losses, which are the variable losses, which are the copper losses, I need to perform the short circuit test. And for estimation of this core losses here, you can use the open circuit test, OC test. And for estimation of the copper losses, you have to perform the short circuit test. I believe this point is clear. Yes or no? Clear है ना? All of you? Sure. Good. Next. I am not able to give you the answers of your chats. Okay, so I believe this is clear. You can see this is a premiere video, so I am premiering for your goodness and all this information. Okay, अब देखो क्या सवाल है. The maximum load that the power transformer can carry is limited by its मैक्सिमम लोड. कितना पावर ट्रांसफार्मर कैरी कर सकता है वो, उसको कौन सी चीज उसको लिमिट करती है? दैट इज इक्वल टू योर वोल्टेज रेशियो. वोल्टेज रेशियो डिफाइन करता है कि यार वो कितना मैक्सिमम लोड वो ले सकता है पावर ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट, द शेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज व्हाट? शेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज व्हाट? हाई एडी करंट लॉसेस, रिड्यूस्ड मैग्नेटिक लीकेज, लो हिस्टेरेसिस लॉसेस, या फिर हाई ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर विल बी रिड्यूस्ड मैग्नेटिक लीकेज. क्यों, कैसे? देखो शेल टाइप ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, शेल टाइप की कोर इस तरीके से होती है. ये कोर स्ट्रक्चर है अंदर वाला, ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये है कोर स्ट्रक्चर मेरे शेल का, शेल टाइप. ठीक है ना. अब इस स्ट्रक्चर में आप लोग वाइंडिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से ये कहा जाता है
कि जो कोर है, जो कोर एरिया है, इसने वाइंडिंग को अपने अंदर समा के रखा हुआ है। जैसे मैंने वाइंडिंग यहाँ पे लगा दी, देखो जैसे, ठीक है। तो कोर ने हर तरीके से घेर रखा है वाइंडिंग को। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है उसका लीकेज काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि फ्लक्स आपका इस कोर के अंदर अंदर से ही फ्लो हो जाता है। फ्लक्स को यहाँ फ्लो होना है तो वो इसके अंदर अंदर से ही यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। वेयर एज अगर मैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करूँ, सपोज करो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं, वो इस तरीके से होती है। यहाँ पे मेरी वाइंडिंग इस तरीके से है, फ्लक्स जो है वो यहाँ से लीकेज होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। ऑल्दो वो लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता ही करता है, लेकिन लीकेज होने की संभावना ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू शेल टाइप, क्योंकि यहाँ पे कोर एरिया काफी ज्यादा है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मैग्नेटिक लीकेज इज द करेक्ट आंसर इन द शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? बताइए जरा ऑल ऑफ यू। गुड। नेक्स्ट, ए ट्रांसफॉर्मर कैन हैव, जल्दी बताएंगे सोच के क्या आंसर है। A transformer can have zero voltage regulation closer to zero. ये जीरो हटेगा यहाँ। ट्रांसफार्मर है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्लोजर टू विच पॉइंट। तो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में अगर हम कुछ देखना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं, इज इक्वल टू आर पर यूनिट कॉस ओवर ऑफ फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन ओवर ऑफ फाई। r per unit cos over of phi plus minus x per unit sin over of phi. This plus is due to the lagging power factor and this minus is due to the leading power factor. ठीक है। Now if you understand this point, ये माइनस है, तो इस पूरे के पूरे वोल्टेज रेगुलेशन को जीरो होने के लिए ये माइनस होना जरूरी है, ठीक है ना। माइनस होना जरूरी है ना। तो माइनस होना जरूरी है, तो अगर मेरा वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लीडिंग पावर फैक्टर पे ही हो सकता है दोस्तों। वो सिर्फ और सिर्फ लीडिंग पावर फैक्टर पे ही हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि यार मैक्सिमम मेरा वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, वो होगा लैगिंग पावर फैक्टर पे 100%। क्लियर है ना। लैगिंग पावर फैक्टर पे वो मैक्सिमम होगा। अब कई कई बार होता क्या है, ये मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन भी पूछ लेता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूँ या जीरो की बात करूँ, तो जीरो के लिए आपका एक केस बन जाता है आर पर यूनिट कॉस ओवर ऑफ फाई इज इक्वल टू, अगर जीरो है तो एक्स पर यूनिट साइन ओवर ऑफ फाई। तो साइन फाई बाय कॉस ओवर ऑफ फाई, ये क्या हुआ, टेन फाई इज इक्वल टू आर पर यूनिट बाय एक्स पर यूनिट। R per unit divided by X per unit. This is the condition for zero voltage regulation. इसी तरीके से ये क्या है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसी हिसाब से मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसके लिए tan फाई कितना हो जाएगा, X पर यूनिट डिवाइडेड बाय R पर यूनिट। क्लास 12th में मैक्सिमम मिनिमम की थ्योरम पढ़ी होगी, उसके हिसाब से निकलता है, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए
x बाय आर होता है और मिनिमम वोल्टेज या जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए r बाय एक्स होता है। ध्यान रखना ये कंडीशन है। कई बार कंडीशन x और r की वैल्यू दे देते हैं और पूछते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए कंडीशन बताइए कि फाई की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना। अब फाई की वैल्यू पूछती तो पूछते हैं कितने पावर फैक्टर पे है। ठीक है, पावर फैक्टर की वैल्यू पूछ लेता है कई बार, तो ये चीजें ध्यान रखना ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो। ठीक है, बता पाओगे? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। और ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से दे दो। Natural air cooling is generally restricted for transformer up to। Natural air cooling is generally restricted for transformer up to 1.5 MVA। 1.5 MVA तक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है नेचुरल एयर कूलिंग को। उसके बाद में जो अलग अलग कूलिंग मेथड्स है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज मोरली डिपेंड्स ऑन। ट्रांसफार्मर कोर का साइज किस पे डिपेंड करता है? देखिए, frequency and area of the core, both frequency and the area of the core। अब ये फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर पे क्यों नहीं है? देखो यार, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर क्या होती है? फ्लक्स बाय एरिया, तो वो एरिया पे डिपेंड कर देता है। ठीक है, फ्लक्स तो आपके बस का है नहीं, फ्लक्स तो चेंज भी हो सकता है। हो सकता है ना, हो सकता है ना। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो चीज है, नहीं फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ये जो ओवरऑल जो चीज है यही आपकी कांस्टेंट रहती है और यही आपकी यूजफुल रहती है। Frequency, area of the core, flux density of the core, I think yes, all will be correct here ना, all will be correct here। ट्रांसफार्मर साइज, अच्छा देखो, फ्रीक्वेंसी एंड एरिया दो ही होंगे, फ्लक्स डेंसिटी नहीं होगा। देखो, फ्रीक्वेंसी हो गया, एरिया हो गया। एरिया अगर कम होगा तो साइज कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कम हो जाएगा। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कम हो जाएगा और एरिया कम होगा तो साइज कम होगा। दो चीजों पर डिपेंड करेगा यहाँ। सही है। The transformer oil should have what? Low or high volatility and viscosity। Yes, it has low volatility and low viscosity, both should be low। Low volatility and low viscosity should be correct answer। Good, next। During the open circuit test of transformer, primary is supplied rated voltage, primary is supplied current at a reduce the voltage, primary is supplied at rated kVA, primary is supplied at full load current। now क्या होगा बताइए?
Good. Correct answer will be primary is supplied at rated voltage is correct. ओपन सर्किट टेस्ट में प्राइमरी को रेटेड वोल्टेज से सप्लाई किया जाता है, कीपिंग द आउटपुट ओपन, कीपिंग द आउटपुट ओपन, सेकेंडरी को ओपन करके प्राइमरी को रेटेड वोल्टेज पे सप्लाई किया जाता है। क्लियर? तो ओपन सर्किट टेस्ट इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट, which type of winding is used in three phase shell type transformer? थ्री फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कौन से टाइप की वाइंडिंग इस्तेमाल में की जाती है? Okay. Which type of winding is used in three phase shell type transformer? Rectangular type, cylindrical type, sandwich type या सर्कुलर? तो सैंडविच टाइप की वाइंडिंग यूज की जाती है शेल टाइप, थ्री फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ओके, सैंडविच टाइप की वाइंडिंग यूज की जाती है थ्री फेज शेल टाइप में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, two transformer are connected in parallel. These transformers have different percentage impedances. It is likely to result in what? सो इन द पैरेलल कनेक्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ट्रांसफार्मर में, आप जानते ही होंगे। सो बताओ जरा क्या आंसर होगा। टू ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, these transformer have different percentage impedances. It is likely to result in what? Loading in the transformer is not proportional to their kVA rating. Short circuit in the secondary. Higher copper losses. Power factor of one transformer is leading while other is lagging. Correct answer will be loading in the transformer is not proportional. अच्छा देखो, परसेंटेज इम्पिडेंसेस पे डिपेंड करता है कि उसकी लोडिंग किस प्रपोर्शन में होने वाली है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई लोगों ने देखा भी होगा कि कितनी लोडिंग होने वाली है ए साइड के ट्रांसफार्मर पे, दैट विल बी इक्वल टू जेड ए बाय जेड ए प्लस जेड बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल जो लोडिंग है एस। और अगर इसी तरीके से मैं जेड बी एस बी निकालना चाहूँ, लोडिंग ऑफ बी ट्रांसफार्मर निकालना चाहूँ, तो जेड बी डिवाइडेड बाय जेड ए प्लस जेड बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल लोड एस। क्लियर है? इस तरीके से लोडिंग डिफाइन होती है अगर आपके परसेंटेज इम्पिडेंसेस अलग अलग है। ये जेड ए जेड बी आर द परसेंटेज इम्पिडेंसेस फॉर टू ट्रांसफार्मर, ए ट्रांसफार्मर एंड बी ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
Which of the following is the main advantage for auto transformer over two winding transformer? Question number 18. Which of the following is the main advantage of auto transformer over the two winding transformer? बताओ. Reduces hysteresis losses, reduces eddy current losses, copper losses are negligible, saving of copper material. करेक्ट आंसर, बहुत ही आसान, सेविंग ऑफ कॉपर मटेरियल. एक तरफ आपकी दो वाइंडिंग्स थी, एक तरफ आपकी एक ही वाइंडिंग, और ओवरऑल केवीए रेटिंग आपकी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि आपके जो ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या होता है, केवीए रेटिंग इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पावर पहले ट्रांसफर हो रही थी सिर्फ इंडक्टिवली, लेकिन अब कैसे ट्रांसफर होगी, इंडक्टिवली भी होगी और कंडक्टिवली भी होगी, तो पावर ट्रांसफर आपकी बढ़ जाती है. ओवरऑल पावर जो है आपके ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो बढ़ जाती है, उसके हिसाब से आपकी कॉपर जो मटेरियल है वो कम लग रहा है. ठीक है, तो उसको उसकी वजह से आपकी कॉपर सेविंग हो जाती है. ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन है, कॉपर सेविंग हो जाती है आपके ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which winding of transformer has less cross sectional area? कौन सी वाइंडिंग आपकी ट्रांसफार्मर की का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा? देखो, एक है ऑप्शन प्राइमरी वाइंडिंग, एक है सेकेंडरी वाइंडिंग, एक है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एक है लो वोल्टेज वाइंडिंग. करेक्ट आंसर विल बी हाई वोल्टेज वाइंडिंग. कैसे? देखो यार, ये प्राइमरी सेकेंडरी में तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि कब स्टेप अप कब स्टेप डाउन हो जाए, तो यू कैन नॉट डिफाइन. अब दूसरी है, एक है हाई वोल्टेज और एक है लो वोल्टेज. एक में V की वैल्यू ज्यादा है, एक में V की वैल्यू कम है. V की वैल्यू जिसमें ज्यादा है उसमें I की वैल्यू कम होगी, होगी कि नहीं होगी? V की वैल्यू जिसमें कम है उसमें I की वैल्यू ज्यादा होगी. I की वैल्यू कम है तो फिर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होगा. I की वैल्यू ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा होगा. तो क्योंकि जितना आपको एरिया ऑफ करंट रिक्वायर्ड होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को. बिकॉज फॉर अ कंडक्टर, अगर मैं एक कंडक्टर की बात करूं, अगर करंट की वैल्यू कम है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, तो I और R इनवर्सली रिलेटेड है ना, तो करंट अगर कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है. ठीक है, R बराबर रो एल बाई ए, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट. रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा कम होगा, इसका मतलब करंट कम होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा. क्लियर है ऑल ऑफ यू? आया ना? चलिए नेक्स्ट. The core used in high frequency transformer is usually, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज की जाती है वो कौन सी कोर होती है? बेसिकली इट इज नथिंग बट योर एयर कोर. एयर कोर भी कई कई बार यूज नहीं करते. इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है, क्योंकि जितना मुझे ध्यान आता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए फेराइट कोर भी इस्तेमाल में की जाती है कई कई बार. ठीक है ना,
एयर कोर पे चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, मुझे डाउट लग रहा है, मुझे फेराइट कोर याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए फेराइट कोर इस्तेमाल में की जाती है, तब मुझे ध्यान आ रहा है। नेक्स्ट, एडी करंट लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन व्हाट? The eddy current losses in the transformer is depending on eddy current losses in the transformer depending on frequency, yes, voltage, yes, thickness of lamination, yes. Okay, frequency, yes, voltage, yes, thickness of lamination, yes. Clear? Clear? Eddy current losses, WE, is directly proportional to V square F square, टी का भी स्क्वायर हो जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ गई, ठीक है ना। बी को जब जब आप अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो ये क्या होता है, वी स्क्वायर बाई एफ, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज पे भी डिपेंडेंसी आ गई यहाँ पे, तो ये हर एक चीज पे इसकी डिपेंडेंसी आ गई, तो ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट। लेकिन कई कई बार क्या हम लोग इसको ना अलग तरीके से देख लेते हैं, एंड इट डिपेंड्स कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सी चीज कांस्टेंट नहीं है। सो अगर आपका वी बाय एफ रेशियो आपका कांस्टेंट है, तो ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना कभी भी। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इफ वी बाय एफ रेशियो इज कांस्टेंट, एंड इफ वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है, वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर देखो यहाँ पे डब्ल्यू ई इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर डॉट एफ स्क्वायर। तो ये एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और डब्ल्यू ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये कौन सा केस हुआ, जब वी बाय एफ इज नॉट कांस्टेंट। जब v बाई एफ इज नॉट कांस्टेंट, जब नॉट कांस्टेंट है तो जो एडी करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, और जब कांस्टेंट है तो एडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। बट फॉर दिस particular question all of the above is the correct answer, because you have to take account of all these things. Okay, clear है ना? Yes. Next, efficiency of transformer depends on load current, power factor of the load, both A and B, of supply frequency. So both A and B will be the correct answer here. Okay, no worries. लोड करंट एंड पावर फैक्टर सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, एफिशिएंसी का कुछ भी रिलेशन नहीं। अब लोड करंट और पावर फैक्टर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है एफिशिएंसी। केवीए मल्टीप्लाइड बाय रेटेड कितना है,
मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय जितना भी केवीए है आपका, मल्टीप्लाइड बाय रेटेड कितना है, मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर प्लस फुल लोड कोर लॉसेस, फुल लोड कॉपर लॉसेस। सो पावर फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है और केवीए है तो रेटेड लोड करंट पे भी डिपेंड करेगा। ओके ना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कुछ इसका चक्कर नहीं होता। अच्छा रुको, डायरेक्टली चक्कर नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली आप कह सकते हो, कुछ हद तक डिपेंड कर सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। कि जो कोर लॉस है ये प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, कि कोर लॉस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हिस्टेरेसिस और एक एडी करंट, वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, पर इस क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव में हमको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो लेकिन कहा जाए तो कोर लॉस आपका डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे कहीं ना कहीं करता है ना। अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, इधर हमने डिस्कस किया है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। बट होता क्या है ना कि आप लोगों को कई कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको सही आंसर सेलेक्ट करना जरूरी हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो कोर लॉस डिपेंड भी करता है किस पे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, the essential condition for parallel operation of two single phase transformer is that they should have same what? Essential condition for parallel operation of two single phase transformer is that they should have same efficiency, capacity, voltage ratio या polarity. Very good. Correct answer will be this, polarity. ये तो essential condition है, ये तो जरूरी होनी ही चाहिए, ये तो होनी ही चाहिए, जरूरी है बिल्कुल। ठीक है ना, पोलैरिटी, पोलैरिटी ही अलग कर दोगे तो नहीं हो सकता पैरेलल ऑपरेशन काम। ठीक है ना, नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर ओवर द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, अभी हमने शायद डिस्कस किया भी था ये ना। अच्छा कुछ और दूसरा है, ऑप्शन अलग है। इज यूज्ड ओनली वन वाइंडिंग, कोर लॉसेस आर रिड्यूस, नीड नो कूलिंग, हैज सिंपल कंस्ट्रक्शन, कूलिंग की आवश्यकता होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन सिंपल नहीं होता, सिर्फ एक ही वाइंडिंग से काम चल जाएगा गुरुदेव। करेक्ट आंसर है नीड ओनली वन वाइंडिंग, सिर्फ एक ही वाइंडिंग से काम चल जाएगा। ऑल ऑफ यू, next, if a two winding step down transformer is converted into a auto transformer by using additive polarity, what will happen? The kVA rating is reduced, the kVA rating get increased considerably, the kVA rating is remains unchanged, या फिर none of the above। मैंने अभी भी बताया भी था कि अगर एडिटिव पोलैरिटी लगाई गई है, एडिटिव पोलैरिटी लगाई गई है किसी भी ऑटो ट्रांसफर, किसी भी ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट किया गया है ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो केवीए रेटिंग आपकी बढ़ जाती है और काफी अच्छे अमाउंट में बढ़ जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवीए रेटिंग आपकी बढ़ जाएगी और काफी अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ जाएगी। ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर यूजिंग एडिटिव पोलैरिटी, क्लियर। नेक्स्ट, compared with the secondary of loaded step up transformer, the primary has, compared with the secondary of loaded step up, secondary है मेरे पास, लोडेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर है,
स्टेप अप मतलब वोल्टेज इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है ना। प्राइमरी क्या बताया गया है, प्राइमरी की वोल्टेज कम होगी या ज्यादा होगी, डेफिनेटली स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी की वोल्टेज कम होगी और करंट उसका ज्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लोअर वोल्टेज एंड हायर करंट, ए इज करेक्ट है, ठीक है। लोअर वोल्टेज हो गई, हायर उसका करंट हो गया, ठीक है। यस, सही है ना। चल नेक्स्ट, the resistance of low voltage winding of the transformer is equal to resistance of high voltage winding, is greater than the resistance of high voltage winding, is less than the resistance of high voltage winding, may be either more or less than the resistance of high voltage winding। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। रेजिस्टेंस ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब करंट ज्यादा है, ठीक है, is less than the resistance of high voltage winding, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब करंट कम है, करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, करंट कम, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस उसका ज्यादा हो गया, तो इधर मेरा वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लेस हो गया लो वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, सी इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। आई होप कि सभी लोग यार इस चीज को समझ पा रहे होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई थिंक 1 घंटे की क्लास तो हो चुकी है, एंड इसको और कंटिन्यू करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और है और फिर हम एंड अप करेंगे सारे सेशन को। एंड आई होप कि आप लोगों को ये एंटायर सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया तो यार सेशन के लिंक को जरूर शेयर कर देना अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर रिजल्ट्स ड्यू टू, transfer of energy from primary to secondary of a transformer results due to option A, difference between number of primary and secondary turns, changing current in the two winding, magnetic fluxes, linkage between the two winding, या फिर all of the above। क्या होगा करेक्ट आंसर, magnetic flux linking between the two winding will be the correct answer। The transfer of energy is due to the presence of magnetic flux जो मेरी दो वाइंडिंग को लिंक कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मेरी दोनों वाइंडिंग को लिंक कर रहा है, एक वाइंडिंग में से फ्लो हो रहा है और दूसरी वाइंडिंग के अंदर भी क्रॉस हो रहा है, उसकी वजह से दैट इज द बेसिक रूट कॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ओके, ऑल ऑफ यू, the root cause for the transfer energy, you can say the transformer, is the magnetic flux which is linking both primary and the secondary। Clear? This point is very crucial and very important। Next, in a transformer, at every instant the direction of secondary current is in such as it opposes any change in the flux it is due to। ये मैंने आई थिंक मेरी लास्ट मैंने जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास ली थी उसमें बताया था कि एनीथिंग क्रिएटेड इट मस्ट अपोज द कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इज गिवन बाय प्रोफेसर एमिल लेंज। प्रोफेसर एमिल लेंज ने ये डिफाइन किया था। सो एनीथिंग क्रिएटेड इट मस्ट अपोज द कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, एमिल लेंज ने डिफाइन किया था, तो करेक्ट आंसर विल बी लेंज लॉ इज करेक्ट आंसर। ओके, लेंज लॉ, क्लियर।
गुड. ओके, मूविंग अहेड फॉर माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा. अगले सवाल के ऊपर चलते हैं. The magnetic compting between the primary and the secondary of the transformer may be increased by magnetic coupling या magnetic compting between the primary and secondary of the transformer can be increased by increasing the number of turns of laminations of core, increasing the number of lamination of core, changing the turns ratio, using magnetic core with low reluctance या फिर none of the above. तो मैग्नेटिक कपलिंग अगर आपको बढ़ानी है तो आप ऐसी कोर का इस्तेमाल करिए जिसका रिलक्टेंस कम हो, जिसका रिलक्टेंस कम हो. करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यूजिंग द मैग्नेटिक कोर विद अ लो रिलक्टेंस इज करेक्ट आंसर. Using a magnetic core with a low reluctance is a best and correct answer for this question. Okay. सो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा पूरा कंटेंट और पूरा पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी. एंड अब एंड करते सेशन को. आई थिंक सब लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सेशन रहा होगा. एंड अगर आप जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ और अनअकैडमी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आ सकते हैं. यू कैन अटेंड द अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, यू कैन अटेंड द रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन. ओके, you can also be part of the live structured courses का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करो जैसे मेरा अभी कोर्स अभी चल रहा है, अगस्त में शुरू हुआ है और वो अक्टूबर तक चलेगा और हर एक क्लास की टाइम फिक्स्ड है, हर एक क्लास का डे फिक्स्ड अभी हो चुका है. तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. तो उसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई जो है वो अनस्टॉपेबल रहेगी और आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे और अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर करते हैं. ठीक है. कंप्लीट प्रिपरेशन बाय द एजुकेटर. अच्छा, एजुकेटर्स लिखा है यहाँ पे, देखो एजुकेटर्स लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे मेरे कोड के थ्रू आ रहे हैं तो आप मतलब मेरी ही क्लासेस देख पाएंगे. उस सेक्शन में बाकी जितने भी टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं उन सभी की क्लासेस आप देख पाएंगे. जैसे अगर आप एसएससी जेई स्टेट एई के सेक्शन में आते हैं तो आप खेमेंद्र सर की क्लासेस देख ही पाएंगे. साथ में आप अजय सर की क्लासेस भी देख पाएंगे, राजकुमार सर की क्लासेस भी देख पाएंगे, राहुल सर की क्लासेस भी देख पाएंगे, पवन सर की क्लासेस भी देख पाएंगे. आप सौरभ पांडे सर जो कि जो नॉन टेक के फैकल्टी हैं उनकी क्लास भी देख पाएंगे. ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस भी देख पाएंगे, वो भी फैकल्टीज वहाँ पे अवेलेबल है. तो ये फायदा है इस प्लेटफॉर्म का कि आप एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, लाइव क्लासेस से पढ़ सकते हो और बिल्कुल आप बेस्ट वे में आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो. ओके, यू कैन टेक क्विज़ेस एंड ट्रैक योर लर्निंग जर्नी. इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग लाइव क्लासेस होती है. पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगी. ये सब चीज़ें पानी कैसे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाएंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करेंगे जो कि क्या है, एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जामिनेशन. एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जामिनेशन. इस एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जामिनेशन को आपको अपना गोल सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करेंगे कितने महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है. आई बिलीव ये 12 महीने और 24 महीने का कोर्स ज़्यादा बेटर है. उसके बाद यूज़ करेंगे मेरा कोड जो कि है KHEM09. इस कोड को यूज़ करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का. और अगर आपको कोई भी परेशानी समस्या होगी तो मैं आपको गाइड करूंगा एट एनी स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन. ओके, KHEM09 यही कोड का इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का और आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, एंड आई विल गाइड यू वन बाय वन. आई विल गाइड यू, एक एक चीज आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको गाइड करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है. क्लियर? तो ये बैचेस आर ऑलरेडी रनिंग ऑन. कुछ बैचेस के नाम मैं बता देता हूँ जो कि आप लोगों को देखने चाहिए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे. ठीक है ना. एसएससी सेक्शन में ही अभी 25 से मेरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हुआ है. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हुआ है 25 से. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स शुरू हुआ है. अभी से 3 क्लासेस हुई है, आज उसकी डाउट क्लियरिंग सेशन है. तो जरूर इसको देखो यार, क्योंकि इसको देखोगे ना तो आपको सब्जेक्ट की समझ आ जाएगी और आप कभी भी, जो लोग डरते हैं ना एनालॉग से, वो डरना बंद हो जाएंगे. डेफिनेटली आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट. जो लोग डरते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से वो लोग डरना बंद हो जाएंगे बिल्कुल. ठीक है ना.
ये चला रहे हैं खेमेंद्र सर, जो कि मैं हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि और कौन कौन से सब्जेक्ट्स अभी रनिंग में हैं, तो 4 तारीख से शुरू हुआ था नेटवर्क, ये पढ़ा रहे थे अजय सर, अजय गुप्ता सर इसको पढ़ा रहे हैं। यूटिलाइजेशन आप पढ़ सकते हैं पवन चंदानी सर का। और उसके अलावा आप इंडियन पॉलिटी इज ऑल्सो रनिंग ऑन बाय सौरभ पांडे सर। इंडियन पॉलिटी बाय सौरभ पांडे सर इज ऑल्सो रनिंग। ओके, सो ये पूरी क्लासेस है जो कि आप देख सकते हैं, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं इन दिस प्लेटफॉर्म, इन दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यू कैन हैव ऑल दीज थिंग्स। ओके, आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन। माय नेम इज केमेंद्र एंड आई विल मीट यू in my next class, and I hope that this entire session will be hugely beneficial for you, and I'll meet you there. मेरी प्लस क्लासेस में और स्पेशल क्लासेस चलती रहती है। यूट्यूब पे थोड़ा सा कम आना होता है, तो फिर वो इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है। इस मंथ तो नहीं था, अगले मंथ से बिल्कुल फ्रिक्वेंट रहेंगे हम। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई विल मीट यू देयर, and I hope you have a very good time here, and just enjoy and keep learning. I'll meet you there. Bye.